नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। राज्यसभा में सोमवार को स्वर कोकिला लता मंगेशकर को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही सभापति एम वेंकैया नायडू ने लता जी को याद किया। इसके बाद सभी सदस्यों ने 2 मिनट का मौन रखा, फिर 1 घंटे के लिए कार्रवाई स्थगित कर दी गई। केंद्र सरकार पहले ही 2 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा कर चुकी है। स्वर कोकिला लता मंगेशकर का रविवार को मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया था। उनके निधन पर सरकार ने 2 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा कर दी है। रविवार को ही मुंबई के शिवाजी पार्क में राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। सुबह 10 बजे राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होने पर उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू शोक संदेश पढ़ते हुए नजर आए। इसके बाद पूरे सदन ने मौन रहकर लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि अर्पित की, जिसके बाद सदन को 1 घंटे के लिए स्थगित कर दिया गया। लोकसभा की कार्रवाई शाम 4 बजे शुरू होते ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी शोक संदेश पढ़ेंगे और इसके बाद लोकसभा के सदस्य मौन रहकर स्वर कोकिला को श्रद्धांजलि देंगे। इसके बाद लोकसभा को भी उनके सम्मान में 1 घंटे के लिए स्थगित कर दिया जाएगा। We deeply mourn the passing away of Lata Mangeshkar ji. I request members to rise in their places and observe silence as a mark of respect to the memory of the departed. Secretary General will convey to the members of the bereaved family our sense of profound sorrow and deep sympathy. As a mark of respect to the memory of Lata Mangeshkar ji, the iconic singer, the House stands adjourned for 1 hour. And subsequently, we will not have question hour. We will go ahead with the discussion. And the statement by Home Minister will be made in the afternoon. उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का सियासी पारा चरम पर पहुंच गया है। प्रथम चरण के चुनाव में कुछ दिन शेष बचे हैं। इसे देखते हुए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को अपनी पहली चुनावी रैली करेंगे। चुनाव आयोग की ओर से चुनाव कार्यक्रम की घोषणा होने के बाद पीएम मोदी की यह पहली चुनावी रैली होगी। मतदान से ठीक पहले यह रैली खास रहेगी। आखिरी वक्त में पीएम और सीएम जनता के बीच जनता को साधने की पूरी कोशिश करेंगे। इस रैली में लोग भी उपस्थित रहेंगे। पीएम ने अभी वर्चुअल तरीके से चुनावी कार्यक्रमों को संबोधित किया है। बिजनौर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को बिजनौर में करीब 11:30 बजे यानी अब से कुछ देर बाद एक चुनावी सभा को संबोधित करेंगे, जो कि हाइब्रिड तरह की रैली होगी। इस रैली के जरिए पीएम मोदी 3 जिले बिजनौर, मुरादाबाद और अमरोहा के मतदाताओं से संवाद स्थापित करेंगे। इन 3 जिलों की विधानसभा की 18 सीटों पर पहले चरण में मतदान होना है। पीएम मोदी की इस हाइब्रिड रैली के लिए भाजपा ने विशेष प्रबंध किए हैं। आपको बता दें कि यूपी में पहले चरण का चुनाव 10 फरवरी को है। इन दिनों पश्चिमी यूपी में लगातार नेता तमाम राजनीतिक दलों के घूम घूमकर जनता के बीच जनता के समर्थन की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। पश्चिमी यूपी का मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और सपा रालोद के गठबंधन के बीच नजर आ रहा है। इस चरण के लिए भाजपा और सपा रालोद गठबंधन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। राज्य में चुनाव 7 चरणों में हो रहे हैं। विधानसभा की 403 सीटों के लिए हो रहे चुनावों के नतीजे 10 मार्च को आएंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं हमारे वरिष्ठ कार्यकारी संपादक अनिल मिश्रा जी। अनिल जी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक केवल वर्चुअल रैली करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन अब अमरोहा पहुंचकर जब वो सीधा जनता से संवाद करेंगे, तो किस तरीके से पहले चरण के मतदान से पहले जो तमाम सियासी समीकरण है उसको बदलता हुआ ये नजर आएगा? जब चुनाव डिक्लेयर हुआ, आचार संहिता लागू हुई, चुनाव आयोग ने उसी दिन कुछ गाइडलाइंस दे दी कोरोना को देखते हुए। वो गाइडलाइंस के तहत सभी जनसभाओं, यात्रा, जिस तरह के चुनाव प्रचार के जो प्रमुख साधन होते हैं, माध्यम होते हैं, उन पर रोक लगा दी थी और केवल लोग संपर्क 5 आदमियों के साथ आने जाने का, अदरवाइज डिजिटल माध्यम से प्रचार करने की छूट दी थी और वो प्रक्रिया अभी लगातार चली आ रही थी। जैसा कि अब चुनाव आयोग ने छूट दी है कि किसी भी एक स्थल पर, जो कि वहां के निर्वाचन आयोग के द्वारा निश्चित की जाएगी और उस सभा स्थल की जो क्षमता है उसमें 30% के लगभग लोग इकट्ठा हो सकते हैं और उसको संबोधित कर सकते हैं। उसके तहत प्रधानमंत्री जी की ये पहली
अनिल जी, पहले चरण में पश्चिमी यूपी में जहां मतदान होना है, सीधा मुकाबला सपा आरएलडी के गठबंधन से बीजेपी का हो रहा है। अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल तरीके से रैली कर रहे थे। सीएम योगी आदित्यनाथ अलग अलग जो जिले हैं वहां घूमकर प्रचार कर रहे थे, लेकिन अब जब प्रधानमंत्री चुनावी मंच से सीधे जनता से संवाद करेंगे तो क्या आपको लगता है इससे जो समीकरण है पहले विधानसभा के चुनाव जो 10 मार्च को होने हैं उसमें बड़ा फेरबदल हो सकता है? जी बिल्कुल ठीक कहा, मैं वही बताना चाह रहा था, क्योंकि एक वर्चुअल रैली और सीधे जनता को संबोधित करने में फेस टू फेस जिसे कहते हैं उसमें बहुत अंतर होता है। जनता भी उत्साहित होती है और प्रधानमंत्री जी अपनी बातों को अच्छे ढंग से कर पाते हैं, क्योंकि सामने भीड़ का जो हुजूम होता है, उसका जो उल्लास उत्साह, उससे देखकर चाहे वो मोदी जी हो या कोई नेता हो, उसमें एक उत्साह आता है और अपने नेता को सामने मंच पर खड़ा देखकर बोलते देखकर जनता में भी उत्साह आता है। प्रधानमंत्री जी की ये रैली निश्चित है सीधे जनता को हिट करेगी, उनकी भावनाओं को हिट करेगी और कहीं न कहीं कनेक्टिविटी जो अभी तक बनी थी उसको और बढ़ाएगी। उससे इससे किया जाएगा कि इनके कार्यकर्ताओं में, इनके समर्थकों में एक अलग ही उत्साह देखने को मिलेगा। और 10 तारीख का जो प्रथम चरण होगा, क्योंकि उसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं न कहीं भाजपा की अपने को थोड़ा सा कमजोर पा रही है, कमजोरी को दूर करने का पूरा प्रयास मोदी जी करेंगे और जनता में नई उमंग, नया उत्साह जगाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि प्रचार की समय सीमा केवल कल शाम तक ही है। 2 दिनों के अंदर भाजपा हो या प्रधानमंत्री मोदी हो या उनके जो स्टार प्रचारक हैं, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों से सीधे संवाद करने का प्रयास करेंगे और भाजपा को जिताने का पूरा प्रयास। और ना केवल उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में भी एक वर्चुअल रैली को आज पीएम जो है संबोधित करने वाले हैं। उत्तराखंड में किस तरीके से आप देखते हैं कि प्रधानमंत्री जिस तरीके से लगातार उत्तराखंड के अलग अलग जिलों के साथ संवाद स्थापित कर एक बार फिर से डबल इंजन की सरकार को वापस लाने की जो अपील कर रहे हैं, उससे कितना प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल, देखिए जहाँ एक तरफ जनसभा को सीधे संबोधित करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, वहीं वो उत्तराखंड में आज उनकी वर्चुअल रैली, उनकी रैलियां पहले से डिसाइडेड होती हैं, तो वो पहले से निश्चित कर दी गई। प्रधानमंत्री हैं, मोदी जी हैं, अपने पार्टी के सबसे वरिष्ठ और महत्वपूर्ण नेताओं में हैं, तो उस कार्यक्रम के तहत आज वर्चुअल रैली वहाँ पहले से निर्धारित है। आज वो उत्तराखंड में वर्चुअल रैली करेंगे, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि ज्यादा नहीं, 1-2 दिन के अंदर उत्तराखंड में भी जाकर जनसभा को सीधे संबोधित करेंगे। और निश्चित रूप से क्योंकि उत्तराखंड में अगर आप ध्यान दें तो साल भर में 3 बार मुख्यमंत्री उनको बदलना पड़ा, उससे कहीं न कहीं बीजेपी की इमेज में थोड़ा सा एक दाग सा लगा और विपक्षियों को कहने का मौका मिला कि सरकार नहीं चला पा रहे हैं, काम नहीं हो रहा, इसके बाद मुख्यमंत्री बदल रहे हैं। इस तरह की जो फीलिंग या इस तरह की सोच जो वहाँ डेवलप हुई है, उसको दूर करने का प्रयास करेंगे और मोदी जी का पूरा प्रयास होगा कि वो उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार लाने के लिए अपने समर्थकों को, अपने कार्यकर्ताओं को एक बार फिर से समझाएंगे और उसके फायदे जो होने हैं या हो रहे हैं उनको भी गिनाएंगे। और किस तरह वो अपने समर्थकों में, अपने कार्यकर्ताओं में, अपने नेताओं में एक नई उत्साह जिसे कहते हैं उसको पैदा करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि 14 तारीख को वहाँ की वोटिंग है और ज्यादा दिन बचे नहीं है, तो उस चीजों को वो एक बार कायदे से मैनेज करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़कर तमाम जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो दर्शक तक पहुंचाने की। तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अब से कुछ देर बाद बिजनौर में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पहली एक चुनावी रैली को संबोधित करेंगे, जिसमें जनता भी उनके समक्ष होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज लोकसभा और राज्यसभा में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के काफिले पर 3 फरवरी को उत्तर प्रदेश के जिला हापुड़ में पिलखुआ के तहत एक स्थान पर हमले के संबंध में बयान देंगे। गृह मंत्री अमित शाह राज्यसभा में लगभग 2:30 पर और लोकसभा में शाम 4:30 बजे अपना वक्तव्य देंगे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मेरठ से सटे हापुड़ जिले में पिलखुआ के पास ओवैसी की कार पर गुरुवार रात को गोलियां चलाई गई थी। दरअसल 3 फरवरी की शाम को असदुद्दीन ओवैसी मेरठ से चुनावी यात्रा खत्म कर दिल्ली लौट रहे थे। इसी दौरान 2 युवकों ने ओवैसी की कार पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। घटना की जानकारी खुद ओवैसी ने ट्विटर के जरिए दी थी। राहत की बात यह थी कि इस घटनाक्रम में ओवैसी को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा था। कार पर हुई गोलीबारी की घटना के बाद केंद्र सरकार ने असदुद्दीन ओवैसी को जेड कैटेगरी की सुरक्षा देने की बात कही थी, लेकिन ओवैसी ने सुरक्षा लेने से साफ इनकार कर दिया था। हालांकि एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी
गृह मंत्री अमित शाह को खत लिखने की बात कह चुके थे। उन्होंने कहा था कि वो खत में अपने खर्च पर बुलेट प्रूफ गाड़ी रखने की मांग करेंगे। ओवैसी के पास एक हथियार रखने का लाइसेंस है और उसी लाइसेंस के आधार पर ग्लॉक हथियार भी रखने की अनुमति मांगेंगे। यूपी में पहले चरण के मतदान से पहले विपक्ष के प्रचार के लिए मुख्यमंत्री बंगाल की ममता बनर्जी सोमवार को लखनऊ आ रही हैं, जहां वो अखिलेश यादव के साथ सपा के प्रचार में वर्चुअल रैली में हिस्सा लेंगी। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी बंगाल चुनाव में जीत के बाद बीजेपी पर काफी हमलावर रही हैं। साथ ही वो 2024 के चुनाव में विपक्ष का चेहरा बनने की लगातार कोशिश कर रही हैं। माना जा रहा है कि सपा के प्रचार के बहाने वो सपा को तीसरे मोर्चे में लाना चाह रही हैं। इससे पहले बीते साल जब पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ था तो अखिलेश यादव ने भी सपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरणमय नंदा और सपा राज्यसभा सांसद जया बच्चन को ममता बनर्जी के लिए प्रचार करने के लिए भेजा था। दूसरी तरफ अखिलेश ने जनवरी में कहा कि उन्होंने ममता बनर्जी को उत्तर प्रदेश आने का न्योता दिया था। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव होने हैं, जिसके लिए पहले चरण की वोटिंग 10 फरवरी को होगी। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, सूबे के तमाम सियासी दल लगातार जनता के बीच अपने अपने वादों और दावों के साथ जनता के वोटों को अपनी तरफ करने में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार जनता के बीच मौजूद होकर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर उन्हें फिर से मौका मिलता है तो साल 2025 तक वो उत्तराखंड को देश का नंबर 1 राज्य बना देंगे। आइए आपको सुनाते हैं और क्या कहा है पुष्कर सिंह धामी ने। तमाम सुविधाएं आज मोदी जी के नेतृत्व में हो रही है। सड़कों का जाल बिछ रहा है, रेलवे के क्षेत्र में काम हो रहा है, हवाई सेवाओं के क्षेत्र में काम हो रहा है, महिलाओं को मुफ्त के गैस सिलेंडर पहुंचाने का काम मोदी जी के नेतृत्व में पहले ही हो चुका है। किसानों को सम्मान निधि योजना का काम हो, हमारे जहाँ रानीखेत जो हमारी वीर भूमि है, ये हमारी सैनिकों का भूमि है, कुमाऊं रेजिमेंट का इतना बड़ा सेंटर है। आज सैनिकों को भी देश के अंदर उनका मनोबल बढ़ाने की बात हो या सैनिकों को सम्मान देने की बात हो, वो काम भी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। भाइयों बहनों, 2025 में हमारा सपना है कि हमारा राज्य हिंदुस्तान का नंबर 1 राज्य बने, हिंदुस्तान का अग्रणी राज्य बने, हिंदुस्तान का आदर्श राज्य बने। स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन के बाद आज महाराष्ट्र में सरकार की तरफ से सार्वजनिक अवकाश है। वहीं बीजेपी नेता राम कदम ने लता मंगेशकर के अंतिम संस्कार वाली जगह पर शिवाजी पार्क में स्वर कोकिला के नाम पर स्मारक बनाने की मांग की है। बीजेपी विधायक राम कदम ने इस बाबत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखा है। बीजेपी विधायक राम कदम ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर अंतिम संस्कार वाली जगह दिवंगत गायिका लता मंगेशकर का मेमोरियल बनाने की मांग की है। आपको बता दें कि कल पूरे राजकीय सम्मान के साथ शिवाजी पार्क में लता मंगेशकर का अंतिम संस्कार किया गया था। आज भी भारत रत्न लता मंगेशकर को मुंबई के शिवाजी पार्क में लोग श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंच रहे हैं, जहां कल पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया था। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान कर दिया गया है। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के ऊपर कांग्रेस ने फिर से दांव लगाते हुए मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार उन्हें घोषित किया है। राज्य में 20 फरवरी को वोटिंग होने जा रही है। इस बीच पार्टी की तरफ से एक नया कैंपेन सॉन्ग जारी किया गया है। करीब 3.25 मिनट के इस वीडियो में राज्य के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी समाज के सभी वर्ग के लोगों के साथ मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। गाने के बोल है चन्नी करदा मसले हल। वीडियो में कहा जा रहा है कि रेता और बिजली सस्ती किए जा रही है। 5 साल अगर वो फिर आ गए तो पंजाब को अच्छे से रखेंगे। गौरतलब है कि इससे पहले राहुल गांधी ने ऐलान करते हुए कहा कि पंजाब के मौजूदा मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ही राज्य में कांग्रेस के सीएम पद का चेहरा होंगे। जिसके बाद सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने कांग्रेस हाईकमान और पंजाब के लोगों का शुक्रिया अदा किया। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने ट्वीट कर लिखा कि मुझ पर भरोसा करने के लिए मैं कांग्रेस हाईकमान और पंजाब के लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। जैसे कि आपने हमें पिछले 111 दिनों में पंजाब को आगे ले जाने के लिए
इतनी मेहनत करके देखा है। मैं आपको पंजाब और पंजाबियों को नए जोश और समर्पण के साथ प्रगति के पथ पर ले जाने का आश्वासन देता हूं। विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस लगातार जो है अब एक्टिव मोड में नजर आ रही है। पंजाब में कांग्रेस ने मुख्यमंत्री पद के चेहरे का ऐलान कर दिया है। वर्तमान मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को ही कांग्रेस ने आगामी विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया है। राहुल गांधी ने इसका ऐलान करते हुए कहा कि पंजाब की जनता एक गरीब घर के लड़के को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहती है और इसीलिए चरणजीत सिंह चन्नी इसके लिए सबसे उपयुक्त है। नवजोत सिंह सिद्धू की मौजूदगी में चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब का मुख्यमंत्री जो है घोषित किया गया। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ और बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं रत्नेश कुमार मिश्रा, जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। रत्नेश जी, नवजोत सिंह सिद्धू मंच पर तो साथ नजर आ रहे थे, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल पंजाब के तमाम आवाम के मन में यही है कि क्या सिद्धू कुछ अलग करने वाले हैं, क्योंकि सिद्धू ने कल भी मंच से जब ऐलान किया गया चन्नी की मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवारी का, तो उससे पहले वो अपने आप को मौका देने की बात जो है कह चुके थे। देखिए, पहली बात तो ये है कि राज्य में पार्टी का नेता कौन होगा और कौन अगर पार्टी सरकार बनाती है तो वहां पर मुख्यमंत्री कौन होगा, ये कोई व्यक्ति तय नहीं करता, ये हमारी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करता है। और शीर्ष नेतृत्व ने पिछले जो 112-15-20 की जो भी सरकार चली है उनके कामकाज को देखते हुए, उनके सरकार चलाने के तौर तरीकों को देखते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने उनमें भरोसा जताया है। और जिस तरह आप जानते हैं कि माननीय राहुल गांधी जी ने उनको मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया है। जहाँ तक रही बात नवजोत सिंह सिद्धू जी की, तो सिद्धू जी हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और पंजाब में कांग्रेस पार्टी के स्तंभ है। लेकिन यही स्तंभ कई बार कांग्रेस पार्टी को एक तरीके से हिलाता हुआ नजर आया है। मिश्रा जी, क्या ये आप नहीं स्वीकार करेंगे? देखिए, किसी भी लोकतांत्रिक दल में अगर बीच में आवाजें उठती है, किसी प्रकार की प्रक्रिया के द्वारा कोई बदलाव करने की बात उठती है, तो उसका पार्टी स्वागत करती है। और सिद्धू जी ने कहीं ना कहीं कुछ बदलाव की बात की थी, उसकी बात को ध्यान रखते हुए क्या कहते हैं राष्ट्रीय नेतृत्व ने, शीर्ष नेतृत्व ने उसमें बदलाव भी किए। देखिए, अब किसी व्यक्ति के किसी दो व्यक्तियों के अहम के टकराव में, व्यक्तिगत टकराव को आप पार्टी से, लेकिन मिश्रा जी, चंडीगढ़ के सियासी गलियारों में खबर ये घूमती हुई नजर आ रही है कि चूंकि आम आदमी पार्टी ने भगवंत मान जैसे एक व्यक्ति को उम्मीदवार घोषित कर दिया था, इसलिए कांग्रेस की ये मजबूरी थी कि उन्हें चरणजीत सिंह चन्नी को ही दोबारा कैंडिडेट डिक्लेयर करना पड़ा, क्योंकि अगर चन्नी को नहीं बनाते तो फिर चन्नी पार्टी को बड़ा डैमेज कर सकते थे। देखिए, राजनीतिक गलियारों में क्या बातचीत चलती है, इसका पार्टी के निर्णयों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये आप भी जानते हो और ये मैं भी जानता हूँ। रही बात भगवंत मान की, मैं उन पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। वो लोकसभा में किस अवस्था में पकड़े गए थे और उनकी किन अवस्थाओं में कितने आपने, मिश्रा जी, अगर आप अतीत की बात कर रहे हैं, वर्तमान की तो बात ये है ना कि पंजाब में मुकाबला आम आदमी पार्टी बनाम कांग्रेस ही नजर आ रहा है, इसको तो आप झुठला नहीं सकते ना। देखिए, अच्छी बात है कि अगर कोई पार्टी इतनी मजबूती से लड़ रही है और उस पार्टी को अगर लगता है कि वो कांग्रेस को चुनाव अगर पंजाब में गवर्नमेंट फॉर्म करेगी, तो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर मैं उस पार्टी को बधाई देता हूँ और उसके नेताओं को भी बधाई देता हूँ कि अगर आप एक अच्छा पंजाब देने का, एक पंजाबियों को एक अच्छा पंजाब देने का रखते हैं, विजन रखते हैं, तो बिल्कुल ये चुनाव लड़िए। अगर हमसे अच्छा विजन आपका होगा तो पंजाब। लेकिन उनका सीधा ये कहना है कि कांग्रेस ने एक खनन माफिया को अपना मुख्यमंत्री उम्मीदवार जो है घोषित कर दिया है। देखिए, आप अगर किसी के ऊपर किसी अपराध को लेकर आरोप लग जाए तो देखिए, हमारे यहाँ एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जो इस बात का निर्धारण करती है कि कोई व्यक्ति अपराधी है या किस अपराध में संलिप्त है या नहीं। तो मुझे लगता है कि इसमें अगर इतना लगता है तो केंद्र सरकार इसमें जांच भी करवा ले, ईडी के छापे भी पड़ेगा। आप देख लीजिए,
नहीं नहीं, उनका सवाल आम आदमी पार्टी का सवाल ही यही है कि जिस व्यक्ति के रिश्तेदारों के घरों पर ईडी के छापे पड़ते हो, उसे ही कांग्रेस अगर मुख्यमंत्री उम्मीदवार बना रही है, तो फिर भविष्य का पंजाब तो अंधेरे में होगा। देखिए, कल को हो सकता है कि आप केंद्र सरकार के विरुद्ध ऐसा कोई कार्य करते जो केंद्र सरकार के हित में ना हो और वो आपके घर पर छापा मरवा दे, तो क्या न्यूज चैनल आपको आपकी नौकरी से निकाल देगा? नहीं निकालेगा ना। रिश्तेदार के यहाँ छापा पड़ा है भाई, उस व्यक्ति के यहाँ तो नहीं पड़ा। आप किसी रिश्तेदार, आप किसी और के अपराध का दोषी किसी और। एक आखिरी सवाल मिश्रा जी, एक आखिरी सवाल, क्या अब आपको यकीन है कि चरणजीत सिंह चन्नी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार बनने के बाद कांग्रेस को कुछ फायदा होगा चुनाव में? क्योंकि अभी तक जितने तमाम प्रीपोल्स आ रहे हैं उसमें कांग्रेस जो है वो बहुमत नहीं प्राप्त कर पा रही है, तो चूंकि चेहरा एक जो था वो मौजूद नहीं था। क्या आपको अब लग रहा है कि चरणजीत सिंह चन्नी वो चेहरा है जो आपको बहुमत का आंकड़ा दिला देंगे? जैसा कि मैं भी जानता हूँ और सभी राजनीतिक भी जानते हैं कि पंजाब का सबसे बड़ा वोटर जो है वो दलित समुदाय है और कांग्रेस पार्टी ने दलित समुदाय के रिप्रेजेंटेशन को, उनके प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए ठीक है, एक दलित को सीएम बनाया, हमने उसको सीएम का पेज भी बनाया। ओके, कहीं ना कहीं तो सबसे बड़ा वोट बैंक, ठीक है सर, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, बहुत बहुत समय की कमी मेरे पास। रत्नेश कुमार मिश्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़कर तमाम जो महत्वपूर्ण सवाल है उनके जवाब देने के लिए। रुख अगली खबर का करते हैं। कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब देश में कम हो चुकी है। करीब एक महीने के बाद पहली बार आज कोरोना के नए मामले 1 लाख से कम आए। बीते 24 घंटे के दौरान देश में कोरोना के 83,876 नए मामले सामने आए हैं। हालांकि इस दौरान 895 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 1,99,054 लोग ठीक हुए हैं। इसके साथ ही कोरोना का पॉजिटिविटी रेट घटकर अब 7.25% हो चुका है। इससे पहले रविवार को कोरोना के 1,07,474 नए मामले आए थे, जबकि 865 लोगों की मौत हो गई थी। कोरोना के नए केस आने के बाद अब देश में कुल सक्रिय मरीज 11,08,938 हो गए हैं। तो वहीं अब तक इस महामारी से देश में कुल 5,02,874 लोगों की जान जा चुकी है। एक तरफ जहां कोरोना के नए केस में कमी आ रही है, वहीं दूसरी तरफ अब तक 159 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन किया जा चुका है। कोविड-19 के नए मामलों में कमी के बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के साथ ही बिहार, बंगाल, गुजरात और केरल में स्कूल कॉलेज फिर से खुल गए हैं। दिल्ली में रविवार को 1,410 नए कोरोना के मामले सामने आए और 14 मरीजों की मौत हो गई थी। कोरोना के मामलों में भले ही एक तरीके से संख्या बल में गिरावट देखने को मिल रही हो, लेकिन हम लगातार आपसे इस बात को लेकर अपील करते रहे हैं और आगे भी करेंगे कि कोरोना संक्रमण खत्म नहीं हुआ है। इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क जरूर लगाएं और तमाम एहतियातों को बरतें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों को लेकर होते हैं।